जय हिंद साथियों, इस वीडियो में जो आप देख रहे हैं ये तृणमूल कांग्रेस के पार्टी वर्कर्स हैं। ये वो घूस वापस दे रहे हैं जो इन्होंने आम पब्लिक से लिया था वेलफेयर स्कीम देने के लिए। एक ऐसी स्कीम जो फ्री होनी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने ये काम अपने मन से नहीं किया, बल्कि ममता बनर्जी ने इनको कहा था ये सब करने के लिए। और ये एक ऐसा सिस्टम है दोस्तों जिसकी वजह से ममता बनर्जी सरकार में रह पाई है पिछले 11 सालों में। जैसे अगर पिछले 10 साल की बात की जाए तो पिछले 10 सालों में बंगाल की जीडीपी, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर की ग्रोथ इंडियन एवरेज के हिसाब से कम ही रही है। वही अगर ममता बनर्जी की बात की जाए तो ममता बनर्जी की पॉपुलैरिटी पर इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा है, कोई फर्क नहीं पड़ा है, क्योंकि अगर देखा जाए पिछले 10 सालों में ममता बनर्जी की जो वोट शेयर है वो बढ़ा ही है, ना कि घटा है 2011 से लेकर 2021 तक। अब आपने कई तरीके के गैंग के बारे में तो जरूर सुना होगा, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं आपको गैंग्स ऑफ तृणमूल कांग्रेस के बारे में। जी हाँ, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वीडियो में जो भी ग्राफ, जो भी डाटा यूज किए गए हैं ये कभी भी चेंज हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पूरे राज्य में कट मनी के नाम पर चल रही कथित चोरी खुलकर सामने आ गई। इतना अंडर एस्टिमेट मत करो भैया। ममता बनर्जी के पॉपुलैरिटी के पीछे एक बड़ा कारण है वेलफेयर स्कीम्स। जी हाँ, किसी भी स्टेट में अगर इंडस्ट्रीज नहीं होंगे, वहां पर सरकार अगर लोगों को जॉब नहीं देगी, लोगों को पैसे नहीं देंगे, तो आम पब्लिक के अंदर एक मोटिवेट नहीं होगा कि वो सरकार को वोट दे। लेकिन ममता बनर्जी इस चीज को अच्छी तरीके से जानती थी, इसीलिए उनकी सरकार का बजट एग्रीकल्चर और सोशल सेक्टर पर 85% फोकस करता है। जैसे उन्होंने कई स्कीम्स निकाले हैं, कृषक बंधु स्कीम्स जो गरीबों को 10,000 रुपए तक देती है उनकी मदद करने के लिए। ठीक इसी तरीके से उन्होंने एक स्कीम और भी निकाला है, निर्मल बंगला, जो गरीबों को टॉयलेट बनाने के लिए पैसे देते हैं। अगर बंगाल सरकार इस तरीके से लोगों की मदद करती है तो लोगों की लॉयल्टी बढ़ जाती है सरकार को वोट देने के लिए, सरकार को पसंद करने के लिए। और ये मत सोचिएगा कि सिर्फ बंगाल में ही हो रहा है, बल्कि इंडिया के लगभग सभी स्टेट में ऐसा हो रहा है, चाहे उधर बीजेपी की सरकार हो या फिर ना हो। अब ऐसी स्कीम्स बीजेपी सरकार भी दे रही है और नॉन बीजेपी सरकार भी दे रही है। अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्टली फंड मिलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट से बहुत ज्यादा मदद मिलती है। जो उत्तर प्रदेश की जो टैक्स रेवेन्यू है वो बहुत हद तक, यानी कि इंडिया की दूसरे नंबर पर वो टैक्स जनरेट कर पाती है और वो फंड कर लेती है। लेकिन बंगाल की जो स्कीम्स है उसमें एक खास बात यह है कि बंगाल की स्कीम्स में कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का हाथ नहीं है, इसीलिए बंगाल की जो टैक्स रेवेन्यू है वो बहुत कम है। तो इतने कम टैक्स रेवेन्यू जनरेट होने के बावजूद भी बंगाल सरकार इन सब चीजों को मेंशन कैसे करती है, आइए आज की इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, इसको समझने के लिए हमें बंगाल के इतिहास में जाना पड़ेगा। शुरू से समझने की कोशिश करते हैं। एक ऐसा समय जब कोलकाता कैलकाटा हुआ करता था। तृणमूल कांग्रेस से पहले लेफ्ट सरकार ने लगभग 30 साल से हुकूमत की पश्चिम बंगाल पर। अब ऐसा नहीं है दोस्तों कि 30 साल तक उन्होंने हुकूमत किया तो पश्चिम बंगाल को वो कोई बेस्ट स्टेट बना दिया इंडिया में, बल्कि कई इकोनॉमिक इंडिकेटर्स का ये मानना है कि पश्चिम बंगाल की जब लेफ्ट सरकार की हुकूमत थी तो पश्चिम बंगाल की जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो इंडियन एवरेज के हिसाब से बहुत कम थी। रिसर्चर पार्थ चटर्जी बताते हैं कि लेफ्ट सरकार ने पश्चिम बंगाल को एक पॉलिटिकल सोसाइटी बना दिया है। एक पॉलिटिकल सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटी है जहां पर आपकी कास्ट, आपका जेंडर या फिर आप ये मायने नहीं रखते कि आप क्या कर सकते हैं, बल्कि पॉलिटिकल जो लोग हैं वो मायने रखेंगे, वो इस चीज को तय करेंगे कि आपको क्या करना है। अब रिसर्चर अभिरूप सरकार कहते हैं कि बंगाल में 3 तरीके के लोग रहते हैं। पहले वो जो इनफॉर्मल जॉब्स करते हैं, जैसे कि कोई रिक्शा चलाते हैं, कोई किसी का छोटा मोटा कारोबार होता है, दुकान होता है, तो उस समय इनकी संख्या जो थी वो 15% से ज्यादा बढ़ने लग रही थी। अब इनके पास ना सोशल सिक्योरिटी थी, ना लीगल कोई प्रोटेक्शन थी। जो दूसरा ग्रुप है वो मीडियम साइज के बिजनेसमैन का। जी हाँ, इनके पास खुद का जो सोशल सिक्योरिटी भी थी और इनके पास लीगल प्रोटेक्शन भी थे, लेकिन इनके बिजनेस छोटे थे तो इनकी धमकाया बहुत आसानी से जा सकता था। हफ्ता निकाल, मैं गरीब आदमी, हफ्ता कहां से दूंगा मैं। और फाइनली जो तीसरा ग्रुप है वो है किसानों का, जो कि रूरल बंगाल में रहते हैं। 90% लोगों के जमीन इतने छोटे हैं कि वो अपने साल भर के अनाज भी नहीं उगा पाते, खा पाते हैं, कि ये अपने जमीन से अनाज उगा कर खा पाए। इसीलिए ये तीनों ग्रुप हेवीली डिपेंड है सरकार पर, जो
इन्फॉर्मेंस जॉब्स करते हैं, जैसे कि जो ऑटो चलाते हैं या फिर आप छोटा मोटा कुछ कारोबार करते हैं, उनको सरकार से परमिशन चाहिए होती है अपने शहर में काम करने के लिए। जिनका छोटा या मीडियम साइज का बिजनेस है, उनको सरकार से प्रोटेक्शन चाहिए होती है गुंडा माफियों से बचने के लिए। और जो किसान है वो डिपेंड है सरकार पर, इसलिए क्योंकि उनके ज़मीन से वो उतना कमा खा नहीं पाते, क्योंकि उनकी ज़मीन छोटी है, तो उनको वेलफेयर स्कीम्स चाहिए होते हैं। इसी तरीके से बंगाल में एक ऐसी सोसाइटी डेवलप हुई जो सरकार पर हेवीली डिपेंड है। चाहे 2011 में लेफ्ट की सरकार जरूर गिर गई, People are distributing sweets and they say this change was much awaited. लेकिन ममता बनर्जी ने इस सोसाइटी को छोड़ा नहीं। ममता बनर्जी ने भी इस सोसाइटी को अपनाया और ऐसा ही किया। लेकिन ममता बनर्जी को एक प्रॉब्लम दिखी। तृणमूल कांग्रेस का ये मानना था, अगर किसी तरीके से हम लोगों की मदद करते हैं तो हमें एक तृणमूल कांग्रेस की ग्रुप चाहिए होती है। तृणमूल कांग्रेस का उन्होंने एक ग्रुप बनाया ताकि वो लोगों को वेलफेयर स्कीम्स आसानी से डिस्ट्रीब्यूट कर सके, साथ ही साथ उनको गुंडा माफियाओं से प्रोटेक्शन दिला सके। जब 2011 में ममता बनर्जी की सरकार आई, আমি মমতা ব্যানার্জি ঈশ্বর ও আল্লাহর নামে শপথ করি, तो ममता बनर्जी के पास इतने सारे लोग नहीं थे कि वो लोग ममता बनर्जी के लिए काम कर सके। लेकिन हाँ, ममता बनर्जी के लिए पैसे कमाने की तरकीब जरूर थी। इसीलिए उन्होंने अर्बन और सेमी अर्बन एरियाज में एक ऐसा सिस्टम लगाया जिसको कहते हैं सिंडिकेट्स, और रूरल एरियाज में उन्होंने एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया जिसे कहते हैं कट मनी। सिंडिकेट एक यंग लोगों का ग्रुप होता है जो रूरल पार्टी से कनेक्ट होते हैं। तृणमूल कांग्रेस ने आज से 20 साल पहले कोलकाता के एक लोकेलिटी में ये काम करना शुरू कर दिया था। ये सिंडिकेट ऐसे थे जो बेरोजगारों की मदद करते थे ताकि उनको रोजगार मिल पाए, उनको काम मिल पाए। लेकिन जब 2008 में ममता बनर्जी की अपने पंचायत का इलेक्शन जीत जाती हैं, तब इन सिंडिकेट्स का टारगेट बदल जाता है। ये इन्फॉर्मल जॉब्स करने वाले, जैसे कि जो रिक्शा चलाते थे, छोटे मोटे कारोबार करते थे, उनसे पैसे हड़पने लगे, और जो मीडियम साइज या छोटे साइज के बिजनेसमैन थे उनसे भी पैसे लेने लगे, उनको प्रोटेक्शन देने के लिए, उनको गुंडा और माफियाओं से बचाने के लिए। अब इन सब की वजह से तृणमूल को दो फायदा होने लगे। पहला कि इन सब की वजह से उनके नेताओं को पैसे मिलने लग रहे थे, और दूसरा इलेक्शन के टाइम पर कई तरीके से उनको मदद मिलने लगी, जैसे कि ऑन द ग्राउंड लॉजिस्टिक सेटअप करना, या फिर जो अपोजिशन वोटर्स हैं उनको धमकाना। TMC goons attacked his convoy in West Midnapur, breaking windows and attacking his personal staff. तो ये था सिंडिकेट का सिस्टम। अब बात करते हैं रूरल एरियाज की। रूरल एरियाज में एक अलग ही सिस्टम था दोस्तों, जिसको कहते हैं कट मनी। कट मनी बेसिकली वो सिस्टम है दोस्तों जो कि आम पार्टी वर्कर्स, जो रूरल एरियाज के पार्टी वर्कर्स होते हैं, वो आम पब्लिक से पैसे मांगने लगते हैं, एक फीस मांगने लगते हैं। आप सोचोगे कि किस चीज़ का फीस, कि अगर आप किसी भी सरकारी स्कीम का यूज़ करना चाहते हैं, उसका लाभ उठाना चाहते हैं, तो आपको कुछ फीस देने पड़ेंगे। जैसे इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक दोस्तों, जो कट मनी की फीस है वो फिक्स की गई है। जैसे कि अगर आपको इंदिरा आवास योजना में घर बनवाना है, तो फाइनेंशियल असिस्टेंट आपको अगर एक इंदिरा आवास का घर देती है तो उसकी कट मनी फीस है कम से कम 10 से 15 हज़ार रुपये। ठीक इसी तरीके से अगर आपको निर्मल बांग्ला में टॉयलेट लेना है तो आपको उसकी कट मनी फीस 2000 रुपये देनी पड़ेगी। इसी तरीके से अगर आपको समाभयाती स्कीम्स लेनी है, जो एक ऐसी स्कीम अगर कोई इंसान डेथ कर जाता है उसका क्रियाक्रम करने के लिए 2000 रुपये मिलते हैं, अगर उस स्कीम को लेना चाहते हैं तो आपको 200 रुपये कट मनी फीस देनी पड़ेगी। अब आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि लोग ये फीस देते ही क्यों है, ये तो सरकार उन्हीं के लिए स्कीम्स बनाई है, तो फिर उनको फीस देकर स्कीम्स लेने की क्या ज़रूरत है। तो कई लोगों का ये मानना है कि हम कुछ फीस देंगे तभी इस स्कीम का यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि अगर हम अपने इलाके में बात करें तो काफ़ी सारे नेता लोग ऐसे आते हैं कि ये चाहिए आपको तो इतने रुपए देने होंगे, एक टॉयलेट बनवाना है तो आपको 900 से 1100 रुपये तक का हड़प लिया जाता है एक आदमी से। लेकिन दूसरी वजह यह है दोस्तों कि इंसान के पास कोई है वो दूसरा ऑप्शन ही नहीं है कि वो पैसे देकर स्कीम यूज़ करे, वरना दूसरा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, या तो वे उसको छोड़ दे। अब अगर देखा जाए सिंडिकेट और कट मनी सिस्टम में, तो सिंडिकेट्स जो अर्बन एरियाज में अपना काम करते हैं, जो लोगों को इन्फॉर्मेंट्स जॉब्स करने वालों को जो परेशान करते हैं, उनसे पैसे रखते हैं, या फिर इसके अलावा जो छोटे या फिर मीडियम साइज के बिजनेसमैन हैं उनको परेशान करते हैं, उनसे पैसे मांगते हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए।
तो इसकी वजह से जो इंडस्ट्रीज है वो डीमोटिवेट हो जाती है बंगाल में सेटअप करने के लिए। वहीं अगर रूरल एरियाज़ की बात की जाए तो रूरल एरियाज़ में लोगों को ये स्कीम्स लेने के लिए पैसे देकर आदत पड़ गई है, पैसे देकर स्कीम्स लेने की आदत पड़ गई है और लोगों का ये मानना होता है कि अगर हम पैसे नहीं देंगे तो स्कीम यूज़ नहीं कर पाएंगे। और शायद यही एक वजह भी है कि पैसे देकर लोगों को स्कीम यूज़ करना पड़ रहा है, क्योंकि उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। या फिर पैसे देकर स्कीम यूज़ करो या फिर आप इस स्कीम को यूज़ ही मत करो। सरकार के दौरान भी कई ऐसे पार्टी वर्कर्स थे जो कुछ फीस चार्ज करते थे ऐसे कामों के लिए, ऐसे स्कीम्स के लिए। अब चाहे बंगाल में इंडस्ट्रीज स्ट्रगल कर रही हो, लेकिन जो एग्रीकल्चर ग्रोथ है बंगाल की वो इंडियन एवरेज के हिसाब से बढ़ती ही रही है। इन सब के बावजूद दोस्तों बंगाल की जो इकोनॉमिक है वो सिर्फ किसानों पर डिपेंड नहीं है। इनफैक्ट अगर 80% से ज़्यादा बंगाल की जो इकोनॉमिक है वो मैन्युफैक्चरिंग, सोशल सेक्टर्स और इंडस्ट्रीज पर डिपेंड करती है। बंगाल की सिर्फ जो किसान हैं उनके ऊपर ये डिपेंड नहीं करती है। अब अगर हम वोटर्स की बात करें बंगाल की, तो बंगाल के करीबन 70% से ज़ायद वोटर्स रूरल एरियाज़ में रहते हैं। इसीलिए जो रूरल एरियाज़ पे हुकूमत करता है वो पूरे बंगाल में हुकूमत करते हैं। और ऐसा ही हमें स्टेट इलेक्शन में देखने को मिला दोस्तों, जहां पर लोएस्ट फार्मर बहुत ज़्यादा थे, यानी कि रूरल एरियाज़ में, वहां पर तृणमूल कांग्रेस बीजेपी से आगे थी। ये कटमनी सिस्टम ही है दोस्तों जिसकी वजह से तृणमूल कांग्रेस के साथ लोग जुड़ रहे हैं। लोगों का मानना है कि तृणमूल कांग्रेस के ही वजह से हमें ये सब चीज़ मिल रहा है। अब मैं यहाँ पर सिर्फ वोटर्स की ही बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, बल्कि तृणमूल कांग्रेस के जो लीडर्स हैं वो भी इस सिस्टम से लॉयल्स रहते हैं, क्योंकि उनका पैसा कमाने का जरिया इससे बेटर और कोई दूसरा नहीं है। अब ऐसा नहीं है दोस्तों कि ममता बनर्जी इन सब चीज़ों की वजह से पावर में रह पाई है। कई लोगों का ये भी मानना है दोस्तों कि 2011 में जब उनका लैंड एपोजिशन के खिलाफ जो उनका स्टैंड था, इनकी वजह से पावर में रह पाई। कई लोगों का तो ये तक मानना है कि 2021 में वो विमेन वोट्स और बांग्ला प्रो स्टैंड की वजह से बीजेपी को मात दे पाई। इन सब के अलावा तृणमूल कांग्रेस ने जो सिंडिकेट और कट मनी का सिस्टम चालू किया है, यूज़ किया है, बहुत हद तक ये भी रिस्पॉन्स है ममता बनर्जी के पॉपुलैरिटी के पीछे। तो जितना ये सिस्टम चलेगा उतने ही ज़्यादा लोग तृणमूल कांग्रेस से और डिपेंड हो जाएंगे, तृणमूल कांग्रेस से और जुड़ जाएंगे और ये सिस्टम और भी तेज़ी के साथ बढ़ते ही जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो पूरी तरीके से समझ में आ ही गई होगी, लेकिन एक बात और भी बताना चाहूँगा, इस वीडियो में जो भी ग्राफिक, जो भी डाटा यूज़ किए गए हैं, ये टाइम टू टाइम कभी भी बदल सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए दुआ सलाम, जय हिंद। को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर दीजिएगा। इसके साथ मैं बताना चाहूँगा, अगर आपको इसी तरीके की वीडियो अगर चाहिए तो हमें कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआ सलाम, जय हिंद।